ट्वेल्थ वाले मेरे बच्चों, आज मैं अपने डोरेमोन के पॉकेट से कुछ ऐसा गैजेट निकाल करके देने वाला हूं जिससे आप पेपरों में आग लगा डालोगे। दूं? ये लो, ये देखो, सोवियत संघ का विघटन। इसके वो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपरों में आएंगे ही आएंगे, और सिर्फ आएंगे नहीं, इनके की पॉइंट्स भी मैंने मेंशन किए हैं। आपको सिर्फ इस की पॉइंट को याद करना है, बस फिर क्या, लगा दोगे पूरा आग। इतना ही नहीं, गुरुजी और भी कुछ लाए हैं। सोचो क्या, एमसीक्यू, वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो फाइनल में आएगा ही आएगा। तो शुरू करेंगे वीडियो को, एंड तक जरूर रहना। सबसे पहले क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली और इसकी विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके की पॉइंट्स देख के जाओ। शिक्षा, सबसे पहली बात, सोवियत संघ की शिक्षा प्रणाली बहुत उन्नत थी। स्वस्थ व्यवस्था भी बहुत अच्छा था, हॉस्पिटल्स इत्यादि बहुत अच्छे थे। रोजगार का स्तर अच्छा था, और साथ ही साथ सभी व्यक्ति रोजगार के अवसर को प्राप्त कर रहे थे। बेरोजगारी दर बहुत ही कम था, बहुत ही नगण्य था। नागरिकों को अच्छा जीवन स्तर दे रखा था, कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइडेड था, तो इस वजह से उनका जीवन स्तर उन्नत था। अच्छा, इतना ही नहीं, उन्नत संचार प्रणाली, सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी काफी ज्यादा उन्नत थी, चाहे वो रेलवे रहा हो, चाहे वो हाईवेज रहा हो, चाहे वो एयरवेज रहा हो। और इतना ही नहीं, इवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा डेवलप था। योजनाबद्ध तरीके से विकास था, यानी कि पंचवर्षीय योजना FYP जो हमने लिया है ना, 5 ईयर प्लान, वो सोवियत संघ से लिया हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सोवियत संघ इस चीज को पहले से ही कर रहा था, पंचवर्षीय योजनाओं को अपना रखा था। इस वजह से कहीं ना कहीं सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वहां के सरकार के हाथों में थी, और सरकार योजना के तहत वहां का विकास करते थे, सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था का विकास करते थे। अगला की पॉइंट है अच्छी उत्पादकता, उत्पादन दर बहुत अच्छा था। वहां पे एक पिन से लेकर के हवाई जहाज तक बनाया जाता था। सोवियत संघ कुछ भी इंपोर्ट यानी कि आयात नहीं करता था, बल्कि एक्सपोर्ट करता था, तो उत्पादकता दर अच्छा था। तो यही सोवियत संघ प्रणाली की विशेषता थी। याद कर लेना, और पेपर में आ जाए तो बस इस की पॉइंट्स के सहारे इनको सब हेडिंग्स या हेडिंग्स बना करके एक्सप्लेन कर देना। अगला क्वेश्चन, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार और उसका प्रभाव। मेरे बच्चे, जब भी क्वेश्चन आए ना, या कोई भी टॉपिक पढ़ो तो ऐसे जरूर पढ़ना, कॉजल इफेक्ट, कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या हुआ, या परिणाम क्या निकला। तब आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहोगे और उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार क्या हुआ, क्या था, और उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकला। तो सबसे पहले उन्होंने सुधार किया था पेरोस्ट्रोइका। पेरोस्ट्रोइका एक रशियन शब्द है जिसका मतलब होता है आर्थिक सुधार करना, पुनर्गठन करना। तो बेचारे मिखाइल गोर्बाचेव करने तो अच्छा गए, लेकिन हो गया पूरा। क्या किया उन्होंने, आर्थिक सुधार किया। उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अब लड़खड़ा रही है, और बहुत ज्यादा जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है वो नीचे जा रही है। तो क्यों ना सोवियत संघ को पुनर्गठित किया जाए, अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया जाए। तो उन्होंने सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए, पुनर्गठन के लिए पेरोस्ट्रोइका वर्ड को अपनाया, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ कुछ बातें पूंजीवाद की अपनाने की कोशिश की गई। ग्लास्तोनोस्त, ये भी रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है राजनीतिक सुधार या खुलापन। अच्छा, हम जानते हैं कि सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था पर आधारित था। अब जो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित था, उसने अपने यहाँ जो सरकारी संस्थाएं थी या चीजें थी या संस्थान थे, उनको उनमें सुधार लाना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं वहां पे उदारवादी व्यवस्था के हिसाब से सुधार लाना शुरू कर दिया। तो ये दोनों व्यवस्थाएं ऐसी थी जो समाजवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत थी। यानी कि स्वयं समाजवादी देश होते हुए भी सोवियत संघ ने पूंजीवादी या उदारवादी व्यवस्थाओं को अपनाना शुरू कर दिया था, जिससे लोगों को ये हिंट मिल गया, लोग ये समझ गए कि कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ का समाजवादी व्यवस्था है वो सारी चीजें, वो सारी व्यवस्थाएं कर पाने में असफल रहा है जो पूंजीवादी या उदारवादी व्यवस्थाएं कर रहा है। तो इसीलिए मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार तो सही थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ये हुआ कि लोग इस चीज को समझ गए कि कहीं ना कहीं समाजवाद से उन्नत उदारवाद है। तो इस वजह से मिखाइल गोर्बाचेव के इस सुधार का विपरीत प्रभाव हुआ। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CIS क्या है। तो CIS के लिए भी हमने कॉमन इसी तरीके से की पॉइंट्स बनाया। तो CIS का फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। हिंदी वालों डरना मत, तुम्हारे लिए भी लाया हूं, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल या के राष्ट्रकुल। 1991 में बना था ये। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ
तो बात की आई कि जो 15 राज्य हैं वो कैसे कैसे बटेंगे, उनका सीमा कैसे तय होगा। इन बातों को तय करने के लिए सीआईएस बनाया गया, राज्यों की सीमा को तय करने के लिए। तो यही है हमारा सीआईएस। इस की पॉइंट्स को याद रखिएगा और पेपरों में बस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन का कारण और प्रभाव। फिर मैंने कहा कारण और प्रभाव, हमेशा कॉजल इफेक्ट जरूर कीजिए। कॉजल इफेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये होगा कि कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या होगा। तो हर एक चीज के कारण, हर एक प्रभाव के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो सोवियत संघ के विघटन का कारण, नंबर 1 आर्थिक संकट। आर्थिक रूप से सोवियत संघ कहीं ना कहीं पिछड़ गया था और इतना ज्यादा उसकी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद नीचे जा चुकी थी कि कहीं ना कहीं चारों तरफ अव्यवस्था और अराजकता था। राजनीतिक प्रशासनिक संकट, यानी कि कहीं ना कहीं राजनीति वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था था वहां पे भी आर्थिक संकट देखने को मिल रहा था। वहां पर भी कहीं ना कहीं लोगों को सैलरी या अन्य जो सुविधाएं थी वो नहीं मिल पा रही थी उस हिसाब से जो कि पहले मिल रहा था। शुरुआत में जब सोवियत संघ बना था तब सोवियत संघ काफी उन्नत था, लेकिन इस 70 सालों के व्यवस्था को अपनाने के बाद, कौन सी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था को अपनाने के बाद धीरे धीरे सोवियत संघ जो है कमजोर होता चला गया। सोवियत संघ आर्थिक रूप से संकट के गड्ढे में जाता चला गया। उसके बाद आप देखेंगे जो सोवियत संघ के एक और विघटन का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट कारण है वह राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। अच्छा, जो ये 15 राज्य थे ना सोवियत संघ के, रोमानिया, हंगरी, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और ये जो आसपास के यूक्रेन, बेलारूस, ये सब जो थे, तो कहीं ना कहीं उन देशों को मिला तो लिया गया था, फिजिकली मिला लिया गया था उनको, लेकिन एमलगेमेट पॉलिटिकली नहीं किया गया था। उनको राजनीतिक तौर से वो सारी व्यवस्थाएं, वो सारे हिस्से नहीं दिए गए थे जो कि मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं वे सारे राज्य जो 14-15 राज्य मिले थे सोवियत संघ में, वो राज्य सिर्फ जियोग्राफिकली, भौगोलिक तरीके से उन्हें मिला लिया गया था रूस में, लेकिन राजनीतिक रूप से उन्हें हाशिए पे ढकेल दिया गया था, मार्जिनलाइज कर दिया गया था वहां के नेताओं को, वहां के लोगों को। तो उतना वहां पे विकास नहीं हो रहा था। ये भी रीजन था वहां पे राष्ट्रवाद पैदा होने का, और कहीं ना कहीं बारी बारी से जो 14 जो है राज्यों का राष्ट्रकुल था, वो धीरे धीरे वहां पे राष्ट्रवादी विचारधारा आने लगी। पहले यूक्रेन, फिर बेलारूस, और इस तरीके से वो एक एक करके आजाद होने की मांग करने लगे। सोवियत संघ के विघटन का अगला कारण है गोरबाचेव की नीतियां, जो मैंने अभी भी समझाया है, ये पेरोस्ट्राइका और ग्लास्नोस्ट, यही आपको मेंशन करना है। अब आप देखिए अफगानिस्तान संकट सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हुआ है सोवियत संघ के लिए, और सबसे ज्यादा डैमेज, जो हम कहते हैं ना पर्सनालिटी को डैमेज किया सोवियत संघ का, वो है अफगानिस्तान संकट। खामखा में जो है सोवियत संघ अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करता है उसके इंटरनल मैटर में, और सेना के द्वारा हस्तक्षेप करता है, जिसकी वजह से इसको इतना धन और मैन पावर का लॉस होता है, जिसकी वजह से सोवियत संघ और ज्यादा पीछे चला जाता है। हथियारों की होड़, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। सोवियत संघ के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण हथियारों का होड़ है। अमेरिका से वो हथियारों की होड़ में इस तरीके से कर रहा था पिछले 70-80 वर्षों में कि जो उसका सारा बजट अन्य क्षेत्रों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोडवेज, हाईवेज या डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए था, वो लगातार हथियारों के होड़ पर खर्च हो रहा था, जिससे अन्य क्षेत्रों का विकास, सोवियत संघ के अन्य क्षेत्रों का विकास पूरी तरीके से ठप पड़ चुका था, और गरीबी, निर्धनता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं आ चुकी थी। यही सारे कारण थे सोवियत संघ के विघटन का। अगला क्वेश्चन लेंगे, शॉक थेरेपी क्या है और इसका परिणाम। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, शॉक, चोट, थेरेपी, उपचार, तो इसको वैसे तो कहेंगे चोट पहुंचाकर उपचार करना, लेकिन समझेंगे ये एक प्रकार का आर्थिक बदलाव है, एक प्रकार का आर्थिक बदलाव, एक प्रकार का आर्थिक बदलाव है। अच्छा, ये एक अपने आप में संक्रमण का भी काल है। समझेंगे कैसे संक्रमण का काल है। तो संक्रमण का काल ऐसे है, जब आप शुरू में देखेंगे कि जो सोवियत संघ की व्यवस्था थी वो सार्वजनिक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? सार्वजनिक व्यवस्था थी। और सार्वजनिक व्यवस्था में जो पूंजी होती है या पूरा का पूरा आर्थिक व्यवस्था होता है, वो सरकार के हाथों में होता है। तो संक्रमण के काल में सार्वजनिक क्षेत्र से कंपनियों को निकाल करके निजी क्षेत्रों में ले जाया गया, जहां पे कंपनियों को औने पौने दामों में बेचा गया, निजी हाथों में बेच दिया गया, कूपन्स बांट दिए गए, टिकट्स बांट दिए गए, और जो अमीर लोग थे कहीं ना कहीं उन कूपन्स को, उस प्रकार के जो भी व्यवस्थाएं की थी कंपनियों को बेचने के लिए, उनको वो औने पौने दामों पे खरीद लिए। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गया शॉक थेरेपी के आने की वजह से, क्योंकि एक दिन में आर्थिक बदलाव नहीं होता है। आज सरकार व्यवस्था की है, पूरी की पूरी हजारों लाखों उद्योग या कंपनियां जो हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं संक्रमण में जाएगा, उनको बेचा जाएगा,
फिर वो री एग्जिस्ट करेंगी, फिर वो सर्वाइव करेंगी। तो बहुत एक अपने आप में लंबी प्रक्रिया है। तो यही कारण है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गया। और सोवियत संघ का जो रूबल था, ठीक है, वो पूरी तरीके से नाटकीय ढंग से बहुत ज्यादा नीचे आ गया और रूबल में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई। गरीबी अत्यधिक था, इस समय चरम स्तर पर था। जमा पूंजी खत्म होने लगा और साथ ही साथ नए वर्ग, माफिया वर्ग, जिसको जराइम पोष कहा गया है, का उदय होने लगा। चारों तरफ विद्रोह जैसे हालात थे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन के और उसके की पॉइंट्स के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है गराज सेल क्या है। तो नाम से पता चला गराज मतलब फैक्ट्री, कंपनी या कोई ऐसा गराज जहां पे गाड़ी इत्यादि बनता हो। तो उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचा गया है। अच्छा, गराज सेल क्यों हुआ? तो सबसे पहले समझिए, पुरानी व्यवस्था क्या थी सोवियत संघ की? सार्वजनिक स्वामित्व था, सारी की सारी कंपनियां सरकार के हाथों में थी। नई व्यवस्था क्या बनाया गया? नई व्यवस्था बनाया गया निजी स्वामित्व। अब सारी कंपनियां कहां शिफ्ट होंगी? प्राइवेट सेक्टर में। और इन कंपनियों को औने पौने दामों में बेचा गया। और ये जो संक्रमण का काल था अपने आप में एक बहुत लंबा काल था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तितर बितर हो गया, डामाडोल हो गया। 90% से ज्यादा उद्योग बेचे गए। आप सोचिए, जिस देश का उद्योग पूरी तरीके से रिट्रांसफॉर्म हो, संक्रमण के काल में चला जाए, 90% से अधिक उद्योग। तो उद्योग ही तो किसी देश का बैकबोन है ना। तो सोवियत संघ उस समय बिल्कुल चारों खाने चित, पूरी तरीके से उसकी अर्थव्यवस्था ठप। तो गराज सेल कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सेल थी, बिक्री थी उद्योगों की। इतना ही नहीं मेरे बच्चे, अभी और भी कुछ है, गुरुजी और भी कुछ रखे हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसे कर लोगे तो पेपर में तो आग लगा के आओगे। पहला क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब बनी थी? 1961। एकदम लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पेपरों में आएगा। सिर्फ बनी नहीं थी, तोड़ी कब गई थी? 1989। इतना ही नहीं, कितनी मीटर लंबी थी? 150 मीटर लंबी थी। ले लो स्क्रीनशॉट। बिल्कुल इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? बच्चों वाला क्वेश्चन, कम्युनिस्ट पार्टी का। अगला एमसीक्यू, यूएसएसआर ने यूएनओ में भारत को किस मामले पर समर्थन दिया था? तो भैया ये उस समय की बात है जब भारत आजाद हुआ था और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अपना दावा जता रहा था। तो भारत ने उस समय यूएसएसआर से समर्थन मांगा और यूएसएसआर ने भारत को कश्मीर मुद्दे पे समर्थन दिया था। यूएसएसआर कितने गणराज्यों से बना था? तो यूएसएसआर खुद 14 और प्लस खुद एक लेकर के 15। गोरबाचेव महासचिव कब बने? 1985 में। अब ये अगला जो एमसीक्यू दे रहा हूं ना, वो तो आएगा ही आएगा। यूएसएसआर में तख्ता पलट किसने किया? नाम याद रखना, बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन ने ही गोरबाचेव का तख्ता पलट किया और तब जाकर के वहां पे वो शासक बने। अफगानिस्तान संकट, अच्छा ये ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसको टेंटेटिव वे में लगाना है, इसको कालखंड के द्वारा फिक्स करना है। अफगानिस्तान संकट, बर्लिन की दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति। अब इसको कह रहा है कि आप इसको कालक्रम अनुसार लगाइए। तो बड़ा मुश्किल सा है लेकिन इजी कर दिया हूं। 4 यानी चौथा नंबर, रूसी क्रांति सबसे पहले आ जाएगा, 1917 में हुआ था। उसके बाद अफगानिस्तान संकट 1979 में। उसके बाद दूसरा आ जाएगा बर्लिन की दीवार का गिरना 1989। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन 1991 में। तो जाते जाते मैं इतना कहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो अगले चैप्टर का बहुत ही जल्दी लेकर के आ रहा हूं। सो स्टे विद मी। थैंक यू वेरी मच।